हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक टैंक यूपीएससी। रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज का पहले लेक्चर ऑलरेडी लाइव हम कर चुके थे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आ गए हैं सेकंड लेक्चर। ओके, रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज ऑलरेडी चल रही है। अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखे जाके देखिए। हम वहां पे 8 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पार्लियामेंट तक हम पूरा थ्रू एमसीक्यूज समझ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां पे यूपीएससी बहुत पूछता है। देखिए यहां पे हम डिस्कस करेंगे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछता है। आपको देखने को मिलेगा हर ऑल्टरनेट ईयर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखेंगे एक्चुअली ये होते क्या है, कैसे इनको यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल के इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। ठीक है, मनी सप्लाई को बढ़ाने घटाने के लिए सब जानेंगे। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए आए हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और ये पूरी सीरीज आपको इकोनॉमी कवर कराएगी प्रीलिम्स से पहले पहले। ठीक है, चलो पॉलिटी को जरूर पढ़ें, वो भी लाइव है ना। कोई सजेशन कुछ भी हो तो हमसे कांटेक्ट करें। ओके चलिए, पेन में सेलेक्ट करता हूं रेड, अब बात करते हैं। With reference to fiat money, consider the following statements. Now, what is fiat money? सेम पैटर्न की बात करेंगे, 5-10 मिनट एक्सप्लेनेशन हैवी रहेगा, उसके बाद हम फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। देखिए फिएट मनी क्या है। फिएट मनी इज एनी मनी, बेसिकली जो आजकल आप देखते हैं ना, जो यूज में है, सॉरी जो सर्कुलेशन में है ना, आपकी जेब में 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का जो नोट पड़ा है वो सब फिएट मनी। व्हाट इज फिएट? फिएट मनी ऐसी मनी को कहते हैं जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप समझो अगर आपकी जेब में 500 रुपए का नोट है, अगर आप उसको बाजार में लेकर जाओगे तो उसकी फेस वैल्यू तो कितनी है, 500। लेकिन आपको क्या लगता है उस नोट की खुद की वैल्यू कितनी है, 500 होगी? नहीं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये बन गया होगा। मतलब उस नोट की या उस कॉइन की या उस करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। बट उसकी जो फेस वैल्यू है 500 रुपए, वो कहां से आ रही है? वो आ रही है गारंटी की वजह से। मतलब उसकी जो वैल्यू है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज बिकॉज ऑफ द गारंटी गिवन बाय द इशूअर। आप समझ गए? ओके, अब देखो इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू। नहीं, अभी बताया मैंने, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होगा जो 500 रुपए के नोट है, इनकी हार्डली कितनी होती है प्रोडक्शन कॉस्ट? 2 रुपए, 3 रुपए, है ना, यही होती है। ठीक, तो भाई ये तो गलत हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है, इट इज बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड और सिल्वर। बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये भी नहीं होता है। ठीक है, इट इज बैक्ड बाय द गारंटी बाय द इशूअर। इंडिया केस में इशूअर कौन है? आरबीआई, एंड इन सम केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी हम देखेंगे। ठीक, क्लियर? इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर। यही सही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है और लीगल टेंडर। 500 रुपए के नोट की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, कागज का टुकड़ा है। बट 500 रुपए या 1000, माफ करेगा 1000 तो नहीं, 2000 या 100, 200 के नोट 200 रुपए में क्यों चल रहे हैं, 500 में क्यों चल रहा है? बिकॉज उसको किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या आरबीआई ने क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज कर रखा है एज ए लीगल टेंडर। करेक्ट पूछ रहा है, 3 ओनली हो जाएगा। ओके, क्लियर, क्लैरिटी है। चलो, सिनोरेज, कई लोग सीनियोरेज भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोनाउंसिएशन, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। रिफर्स टू व्हाट? द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाट इज कॉस्ट टू प्रोड्यूस इट। द डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, country's currency in foreign exchange market? No. The interest rate charged by central banks on loans to commercial bank? No. अभी तो देखेंगे क्या होता है। टैक्स imposed on imported goods? No. अभी मैंने बताया कि मान लो 500 रुपए एक फेस वैल्यू है, 500 रुपए का नोट है मेरी जेब में, उसकी फेस वैल्यू 500 है, मतलब 500 की वैल्यू पे वो मार्केट में चलेगा। ठीक, उसकी इशूइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल मान लो 3 रुपए है। ठीक है, तो क्या है भाई, ये जो डिफरेंस है बीच का 497, ये है सिनोरेज। ओके, दिस इज द इनकम ऑफ आरबीआई। ओके, समझ गए आप? समझ गए, आंसर हो जाएगा ए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यूपीएससी में हमने ट्रेंड देखा होगा। अब यूपीएससी क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स सिनोरेज, पूछ लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स फिएट मनी, पूछ लेगा। तो यूपीएससी अब क्या टर्म्स पे बहुत खेलता है। ठीक है, चले, समझ गए आप? चलो, हाँ अब देखो ये क्या है भाई,
एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ ओके, अब देखिए ठीक है। तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं अपना फिर। रिजर्व मनी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ठीक है। आपने कोई बुक पढ़ी हो, M0 होता है ये, M1 होता है ये, M3 होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्व मनी। क्या क्या आता है रिजर्व मनी में? M0 किसे बोलते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन, बिल्कुल ठीक है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बिल्कुल ठीक है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, बिल्कुल ठीक है। कहने को तो बेटा ये फैक्चुअल चीज है, आपको लर्न करना पड़ेगा। M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M3 क्या होता है, क्या क्या स्टैंडर्ड आता है। बट यहाँ पे एक समझने की चीज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए M1 बिल्कुल, M0 बिल्कुल ठीक है। नैरो मनी किसे बोलते हैं? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, बिल्कुल ठीक। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहां पे एक चीज मिसिंग हो रही है, अदर डिपॉजिट्स। ये पेन को क्या हो गया है भाई, माफ करना मुझे। हाँ अब ठीक है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये मिसिंग है। ये गलत तो हो गया है ना, ये गलत तो हो गया, बिल्कुल गलत हो गया दूसरा। बट क्वेश्चन यहां पे समझने का क्या है, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक। अभी देखते हैं M3। देखिए पहले ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी के अंदर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, बिल्कुल ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बिल्कुल ठीक है। टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बिल्कुल ठीक है। पर यहां भी क्या मिसिंग है? यहां भी अदर डिपॉजिट मिसिंग है। ये भी होता तो ये दोनों गलत तो हो गए, पर एक बार मैं क्लीन करके आपको डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं ये समझाना चाहता हूं। बार बार ये देखने को मिलेगा। देखिए डिमांड डिपॉजिट, थोड़ा नाम से जानिए, ऐसे डिपॉजिट जो आपको डिमांड पे वापस मिल सके। मान लीजिए आपने बैंक के पास, आपका किसी बैंक में खाता है, फॉर एग्जांपल SBI में खाता है, आप किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं अपने ATM के थ्रू या फिर चेक के थ्रू। जी हाँ, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आपने FD करा ली या आपने RD करा ली, तो क्या आप पैसे निकाल सकते हो किसी भी वक्त? नहीं। ये तो टाइम बेस्ड हो गया ना, देयर इज अ फिक्स टाइम, जब तक के लिए वो पैसा फिक्स हो गया। FD RD तोड़नी है वो एक अलग चीज है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस FD RD आर फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। ऐसे डिपॉजिट्स जो आपने सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कर दिए हैं, दोज आर पार्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। बट ऐसे डिपॉजिट्स जो आप अपनी डिमांड पे कभी भी निकाल सकते हो, जैसे कि अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा जो आपने रखा है, आपने अपने करंट अकाउंट में पैसा जो रखा है वो, ठीक। ऐसे डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ऐसे डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है। बहरहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बेटा 1 ओनली। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरबीआई का फंक्शन वगैरह बहुत पूछता है भाई, आरबीआई फंक्शन बहुत पूछता है। आरबीआई किस एक्ट के तहत बेटा बना है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। पहले कोलकाता में हेडक्वार्टर्स था, बाद में शिफ्ट करके उससे कहां करा गया? मुंबई में ले आया गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या भाई? देखो आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। जी हाँ, पहले आरबीआई जब ब्रिटिश इंडिया था उसमें एक शेयर होल्डर कंपनी थी, ठीक है। जब 1949 में इसको नेशनलाइज करा गया तब जाके ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी है। ओके क्लियर, ये चलो सही हो गया। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अच्छा व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? उर्जित पटेल जो तब के गवर्नर थे, द देन गवर्नर ऑफ आरबीआई, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि वी शुड क्रिएट ए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी दैट विल लुक आफ्टर इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। समझ गए, पिछले वीडियो में बताया था। तो 2016 में एमपीसी बनी थी, ठीक। एमपीसी किस एक्ट के तहत बनी थी क्वेश्चन पूछ रहा था, तो भाई इसी एक्ट के तहत बनी है एमपीसी, ठीक। अभी एमपीसी पे क्वेश्चन है डिटेल में, वहां देखेंगे डिटेल में व्हाट इज एमपीसी, क्या फंक्शंस है। यहां देखो द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विच डिसाइड्स इंडियाज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इज करेंटली या फिर एंटायरली कंपोज्ड ऑफ आरबी ऑफिशियल्स। नहीं, एमपीसी का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? 3+3 का स्ट्रक्चर है। 3 आरबीआई ऑफिशियल्स होंगे, जिनमें से कि एक गवर्नर होगा जो कि एमपीसी का चेयरमैन भी होगा, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर होगा, और तीसरा एक आरबीआई का मेंबर होगा जिसको आरबीआई नॉमिनेट करेगा, ठीक है। बाकी 3 कौन से हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। ओके समझ गए, ये स्ट्रक्चर है। तो ये तो गलत हो गया। आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स फेसिंग लिक्विडिटी क्राइसिस, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक्स को लिक्विडिटी क्राइसिस है, मतलब कैश की
किसकी? पैसे की। लिक्विडिटी में कोई दिक्कत है तो वो कहां से जा सकते हैं लेंड करने के लिए? आरबीआई के पास। रेपो रेट का नाम सुना होगा, बैंक रेट का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब क्या है, अभी आगे सब डिस्कशन में आएगा, ठीक। फिलहाल ये ठीक हो गया, पहला और तीसरा ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। ओके चलिए, विद रेफरेंस टू द एमपीसी, आ गई भाई एमपीसी। देखो, एमपीसी कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, बिल्कुल ठीक, विद एन इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आरबीआई एंड गवर्नमेंट। अभी बताया 3+3, बिल्कुल ठीक है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ कमिटी। एक्स ऑफिशियो बताया था कि कोई चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं करेगा। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन मतलब क्या है कि जो भी गवर्नर ऑफ आरबीआई की चेयर पे बैठेगा, ऑटोमेटिकली वो एमपीसी का क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। ऑल डिसीजन द एमपीसी आर टेकन बाय अ मेजॉरिटी वोट एंड इन केस ऑफ अ टाई आरबीआई गवर्नर हैज द कास्टिंग वोट। देखो, बहुत ही टेक्निकल चीज है, 6 लोग हैं, ठीक है भाई, 6 के 6 वोट करते हैं, 6 के 6 वोट करते हैं। मेजॉरिटी कितनी हो गई? ऑब्वियसली 4 वोट्स की मेजॉरिटी हो जाएगी। अगर 4 लोगों ने किसी टॉपिक पे कह दिया कि हाँ ये डिसीजन लिया जाएगा तो वो यस, मना कर दिया तो नो, ठीक। अगर मान लो टाई हो गया, 3-3 हो गए, तब तब गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा वोट है, मतलब वो दोबारा वोट करेगा, कास्टिंग वोट है, वो जिस तरफ वोट करेगा उस तरफ बात चली जाएगी। अब समझ गए, कास्टिंग वोट तो है ही है। अगर स्टेटमेंट ऐसे आता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज अ डुअल वोट इन केस ऑफ अ टाई, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक। समझ गए आप, ये भी ठीक हो गया। तो भाई तीनों ठीक हैं क्या? बिल्कुल ठीक है तीनों, 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ओके समझे? चलो, पूछ रहा है विच ऑफ द फंक्शंस आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय आरबीआई? इशूइंग एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एब्सोल्युटली ट्रू। आपने सुना होगा ना, आरबीआई इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज जो होती हैं वो कौन इशू करता है? कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, ठीक है। समझ गए आप? ओपन मार्केट ऑपरेशंस नाम सुना होगा, आगे लेक्चर में पूरा समझाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ न्यू टैक्सेस नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इट इज डन बाय हुम? इट इज डन बाय गवर्नमेंट, नॉट आरबीआई। गलत हो गया, टू गया। Regulating and supervising commercial banks, absolutely true. Banking Regulation Act 1949 and many other acts. Providing long-term loans for infrastructure projects, नहीं, infrastructure projects के लिए ये फाइनेंसिंग नहीं करता है, ओके। लिक्विडिटी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए करता है, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आरबीआई का ही काम है। तो 1 3 and 5 देख लो ऑप्शन में, 1 2 3 1 3 and 5 ये रहा, ओके क्लियर। चलिए समझ गए, चलो। विद रेफरेंस टू द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, देख लो भाई, मैंने आपको कहा था विद एन एक्सेप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सम केसेस, तो मतलब कहने का है कि ₹1 का जो नोट है ना भाई, और कॉइन सारे, ये कौन करता है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। आप समझ गए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। अगर क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ रहा है तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि बिकॉज है तो ये इसी का पार्ट है ना। समझ गए आप? वो करती है। बाकी सारे नोट्स की इशूइंग अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। आपने देखा होगा नीचे, कोई भी अभी नोट निकालो अपनी जेब से, देखो अगर वो ₹1 का नहीं है तो उसमें नीचे लिखा होगा, ठीक है। किसके साइन होंगे? हमारे गवर्नर के साइन होंगे, आरबीआई के। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू ऑल करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट ₹1 नोट। ₹1 नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ओनली नहीं, बोथ, है ना। आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया एक्सेप्ट ऑल, ओके क्लियर। समझ गए? मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, या फिर आपकी चलो कमेंट सेक्शन में बताना, सर्च करके बताना कि इंडिया में हाईएस्ट, जैसे आपने देखा ना 2000 का नोट इशू कर दिया गया, हाईएस्ट कितने तक का नोट इशू हो सकता है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एज पर अवर लॉज कितना हाईएस्ट डिनोमिनेशन कितनी है जिसको आरबीआई एज पर एग्जिस्टिंग एक्ट्स क्या कर सकता है? इशू कर सकता है। बताना, 5000 का नोट इशू कर सकता है, 10,000 का नोट इशू कर सकता है? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। ओके चलो,
Consider the following measures taken by RBI. How many of the above are quantitative instruments of credit control or money supply? अगर पिछला इन्फ्लेशन वाला वीडियो देखा है आपने, आप देख कर आए हो, तो आपको पता होगा व्हाट इज मनी सप्लाई और क्या जरूरत होती है मनी को सप्लाई को कंट्रोल करने की। ठीक है, आरबीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर कहूं मॉनेटरी टूल्स के तहत कंट्रोल करता है क्या, मनी सप्लाई। ठीक है, मार्केट में इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है क्वांटिटेटिव, मतलब जिसमें क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, और बाकी रिजर्व ऑप्शंस होते हैं, सीआरआर एसएलआर, वही पढ़ेंगे। क्या फर्क होता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में ना बेटा मनी इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, मनी इन्वॉल्वमेंट होता है, मनी का ट्रेड होता है। ठीक, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव, उसमें क्या होता है मनी का और इंटरेस्ट रेट का, इन सब का नहीं होता है, विद द यूज ऑफ मॉरल परसुएशन, मतलब आपको बस एक तरीके से घर के बड़े बुजुर्ग नहीं बोल देते हैं बेटा ये मत करो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मॉरली आपको परसुएट करेंगे, ठीक, कि पैसे ज्यादा मत लेंड करो, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऐसे बोल देंगे। या कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ले आएंगे यूजिंग द रेगुलेशन पावर। ठीक है, रेगुलेशन तो वही है कि इससे ज्यादा आप लेंड नहीं कर सकते, एक ब्रैकेट लगा देंगे, एक सीलिंग लगा देंगे, इससे ज्यादा यू कैन नॉट लेंड इन द मार्केट। ठीक ठीक, इसको कहते हैं क्रेडिट राशनिंग, ये ले आएंगे। तो दीज आर क्वालिटेटिव मेथड्स। ओके, दीज आर क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक, आप समझ गए, तो इसका आंसर तो ओनली 2 हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द थिंग वी आर हेयर फॉर, वी आर हेयर टू अंडरस्टैंड। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है। ठीक, अभी इस पे क्वेश्चन भी है आगे, बट 2 मिनट सुनिए। लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो, है ना, कि एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी जो कैश फ्लो को एडजस्ट करती है। ठीक, पिछली वीडियो में बताया था कैश फ्लो को एडजस्ट करना क्यों जरूरी है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, बिकॉज सबके पास बहुत पैसा है, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, हर कोई सामान को खरीदने के लिए दौड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक, वाइस वर्सा इसका उल्टा होगा। ठीक, तो उसी कंट्रोल करने के लिए देखो क्या होता है, व्हाट इज लिक्विडिटी, इसमें 2 चीजें होती है बेटा, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो और रिवर्स रेपो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए रेपो क्या होता है, देखिए रिवर्स रेपो क्या होता है। अगर मैं इसको टेक्निकल भाषा में बोलूं तो रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स, टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ओके, बदले में इन्हें क्या देना पड़ता है, बदले में इन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। आरबीआई इनको क्या दे रहा है, आरबीआई इनको पैसा दे रहा है। अब एक बात सुनो, मैं बैंक के पास जाऊं कि भाई बैंक मुझे लोन दे दो, मुझे लोन दे दो, तो बैंक मुझे क्या बिना सिक्योरिटी के लोन दे देगी, बिना कोलेटरल के लोन दे देगी, नहीं दे देगी। बिकॉज कहीं भी ना बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या है, यही तो है, तुम सिक्योरिटीज दोगे, तुम रीपे कर दोगे, मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। सेम यहां पर चलता है। तो आरबीआई क्या देता है, इनको लेंड करता है पैसे, और बैंक इनको बदले में सिक्योरिटीज देता है। ठीक, ये सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रहती है जब तक बैंक इसको क्या नहीं कर लेती है, लोन को रीपे नहीं कर देती है। ठीक, रेपो रेट को एक बात ध्यान में रखने वाली है कि ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है अभी जानेंगे, बैंक रेट। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स बाय आरबीआई टू बैंक्स इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। देन व्हाट इज रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो में उल्टा होता है, आरबीआई ये क्या है बैंक्स, ठीक है, बैंक्स लेंड करती हैं आरबीआई को, बैंक्स लेंड करती हैं आरबीआई को, आरबीआई बदले में सिक्योरिटी देता है। ठीक है, अब कहोगे सर आरबीआई के पास तो कितना पैसा है, आरबीआई क्यों बैंक से लेगा लोन, तो बेटा ऑब्वियसली आप एकदम सही सोच रहे हो, आरबीआई बिकॉज ऑफ द क्रंच या नीड ऑफ मनी नहीं लेता है। आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई जब देखता है कि यार मार्केट में पैसा बहुत हो रहा है, मार्केट में पैसा कहां से आता है, 2-3 तरीके हैं, या तो आरबीआई ने मनी सप्लाई बढ़ाई हो, या फिर बैंक्स बहुत ज्यादा लोन्स दे रहे हो मार्केट में। ठीक है, तो बैंक बहुत ज्यादा लोन दे रहे हैं मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है, आरबीआई ये देख रहा है कि यार इन्फ्लेशन बढ़ सकता है बिकॉज मार्केट में मनी सप्लाई बहुत हो रही है। आरबीआई एक चीज करते हैं, लेट्स सक अप द मनी सप्लाई। आरबीआई बैंक के सामने एक ऑफर लेके जाएगा, बोलेगा बैंक क्या करो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें 6% इंटरेस्ट दूंगा, तुम मेरे पास पैसा रखवाओ अपना, तुम मार्केट में मत लेंड करो। तो एक तो आरबीआई की सिक्योरिटी, ऊपर से इंटरेस्ट, बैंक्स कहेंगे ठीक है ठीक है, हम अपना पैसा एक्सेस मनी जो है वो कहां रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं, बदले में उनसे इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक, इस तरीके से आरबीआई रिवर्स रेपो में क्या करता है,
पैसा अपने पास लिक्विडिटी सकअप करता है। आप भी जानते हो ना, आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है, बैंक को फोन आता है ना, बैंक जाते हो, सर एफडी करवा लीजिए, पैसा आपका पड़ा पड़ा सेविंग बैंक में 3-4% कमा रहा है, एफडी कराइए, हम 7% देंगे, 8% देंगे, तो हम लालच में क्या करते हैं, अपना पैसा वहां फिक्स कर देते हैं। सेम, ठीक, ओके, समझ गए आप। तो मतलब अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूं, it is the rate at which RBI borrows money from banks in exchange of securities. Okay, यही है। अब इनको मनी सप्लाई में कैसे कंट्रोल करता है, रेपो रेट। बैंक्स को अगर आसानी से लोन मिल जाएगा, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, तो बैंक्स और लोन लेंगे ना, है ना, और जितना बैंक्स और लोन लेंगे उतना मार्केट में पैसा और आएगा, क्योंकि बैंक्स फर्दर उसको लेंड करेंगे। तो आरबीआई को जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है मार्केट में, तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। मान लो 5% में दे रहा है, अब 4% में देगा, बोलेगा आरबीआई बैंक से, बोलेगा बैंक को तो मैंने सस्ता में इंटरेस्ट दिया और पैसा लो मुझसे, मार्केट में और बढ़ाओ। कोविड के टाइम पे यही हुआ था, इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी उसको बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया था, रेपो रेट कम कर दिया था। ठीक है, समझ गए आप, सस्ते लोन्स मिल रहे थे बैंक को। ठीक, इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो में। समझ गए आप, क्लियर, क्लैरिटी है, ओके। रिवर्स रेपो में अगर उसने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, पहले 4 था अब 3 कर दिया, तो बैंक क्यों रख पाएगा अपना पैसा, मार्केट में लेंड करेगा और कमाएगा। ठीक, समझ गए, यही है पूरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आई होप आपको समझ में आया है पूरा। एक चीज और है जो कि पूछ सकता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या बच्चों, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है, बेसिकली ये रिवर्स रेपो का एक तोड़ है। रिवर्स रेपो में क्या होता था, देखो, गवर्नमेंट को अगर मनी सप्लाई सकअप करनी है मार्केट से, तो गवर्नमेंट रिवर्स रेपो का इस्तेमाल करती थी, लेकिन बदले में उसको सिक्योरिटीज देनी पड़ती थी ना बैंक्स को, है ना, सिक्योरिटीज देनी पड़ती थी। अब सिक्योरिटीज तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यू कैन नॉट, क्या नाम है, मैन्युफैक्चर देम, है ना, तो देयर वाज अ कंस्ट्रेंट। अब आरबीआई क्या कर सकता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत आरबीआई बैंक से क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है इन ऑर्डर टू सक द मनी सप्लाई विदाउट गिविंग देम सिक्योरिटीज। अब कहोगे सर बिना सिक्योरिटीज के कैसे बैंक कर देंगे, इन द लालच ऑफ अर्निंग मोर इंटरेस्ट, मतलब यहां पे वो ज्यादा इंटरेस्ट देता है, ठीक है, रिवर्स रेपो के मुकाबले। समझ गए, ये भी बात याद रखना। ठीक, इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा आगे, आ गया, लो भाई अब सॉल्व करो क्वेश्चन। LAF is a tool used by RBI to manage short term liquidity in the banking system। क्या ठीक है, शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हो गया। It consists of repo rate and reverse repo rate operations, बिल्कुल ठीक है। RBI introduced the LAF as part of the outcome of the नरसिम्हन कमेटी and banking sector reforms। हाँ ये ठीक है, ठीक, नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड करा था LAF, बट क्या इसके पहले रेपो और रिवर्स रेपो नहीं थे? बिल्कुल थे, ठीक है। ये बस एक तरीके से क्या था, ये जो हुआ था ना, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन था उसका, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, बेटर तरीके से क्या कर दिया गया बेटा, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। तीनों ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? पानी पी लूं बस, देख लो एक बार, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अब देखिए, देखिए जैसे हमने भी बात करी थी LAF की, है ना, ये क्वांटिटेटिव टूल है। ऐसे ही बेटा एक और टूल होता है SLR और CRR, SLR और CRR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या होता है, ये भी टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। देखते हैं CRR क्या होता है। देखिए CRR क्या है, CRR है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई क्या करता है, डेजिग्नेट करता है XYZ%, कितने ही परसेंट हो सकता है, बढ़ाता घटाता माफ करिएगा, बढ़ाता घटाता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बोलता है इतना परसेंट ऑफ योर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब ये भी एक टेक्निकल टर्म आ गई, ये क्या होता है, मैंने बताया था आपको, डिमांड और टाइम
लाइबिलिटीज का, है ना। लाइबिलिटीज क्यों बोलते हैं भाई? देखो, अगर मैं आपको अपना कुछ देता हूं रखने के लिए, है ना, तो फिर आप क्या हो, आपके पास वो लाइबिलिटी है। जैसे कि मैंने अपने पैसे बैंक के पास रखवाए हैं, तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? बैंक को वापस देना है ना, उसकी जिम्मेदारी है ना। मेरे लिए तो वो एसेट है, मेरे लिए तो वो एसेट है। ठीक, अगर मैं आपको 10,000 रुपए का उधार देता हूं, तो आप लाइबल हो, आपकी वो लाइबिलिटी है, मेरी एसेट है वो। तो हमारा पैसा जो कि डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज के पास में बैंक में रखा है, वो बैंक क्या है? लाइबिलिटी है। इसीलिए ठीक है, जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज हैं, जो लोगों का पैसा बैंक के पास है, उसका कुछ परसेंट बैंक्स को इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसेंशियली कैश, कहां रखवाना पड़ता है? आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। ठीक है, अब आरबीआई इसको कैसे यूज करता है? कल को अगर आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मुझे मनी सप्लाई कम करनी है, तो क्या कर सकता है? बोलेगा नहीं 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 नहीं, अभी 5% सीआरआर था, अब 10%, मतलब बैंक्स को अब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा, तो मार्केट में कम लेंड कर पाएगा। हो गई ना मार्केट सप्लाई कम। ठीक है, ये है सीआरआर। एसएलआर क्या है? एसएलआर है सर्टेन फॉर्म्स ऑफ, क्या नाम है, सिक्योरिटीज, जैसे कि कैश, गोल्ड एंड सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक, ये बैंक्स को अपने पास, फर्क यही है, ये आरबीआई के पास एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये कैश, गोल्ड एंड सर्टेन जी सिक्योरिटीज जो कि आरबीआई डिजिग्नेट करता है, जैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स। ठीक है, ये अपने पास, स्वयं के पास रखनी होती हैं। किसको? बैंक को। ठीक, ये भी क्या होते हैं? ये भी XYZ%, कितना भी परसेंट हो सकता है, ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, नहीं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये फर्क है इसमें। ठीक है, ओके, यही है एसएलआर, यही है सीआरआर। सेम इस तरीके से एसएलआर को भी क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। अगर उसको मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है, एसएलआर को कम कर देगा। बैंक्स को अपने पास कम कैश और गोल्ड और जीसेक्स रखना होगा, मार्केट में लेंडिंग बढ़ा सकता है। ठीक, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर पिछले वाले वीडियो में पकड़ लिया ना, इन्फ्लेशन वाले में, तो ये सब बहुत आसान है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था भाई। With reference to statutory liquidity ratio, which of the following statements, consider the following statements, correct पूछ रहा है। देखते हैं। SLR is the minimum percentage of net demand and time liabilities that commercial bank must maintain in the form of liquid assets such as cash, gold and government security. Absolutely true. Technical term NDTL ठीक है, liquid assets ठीक है, cash, gold, government securities. Okay. SLR for banks is set by government of India and cannot be altered by RBI. नहीं, RBI सेट करता है, गलत हो गया। SLR is primarily used to ensure that commercial banks have enough या sufficient liquidity to meet their obligations. ठीक है, ये भी ठीक है ना। ठीक, SLR must be maintained only in government securities and is not allowed to be held in other assets. नहीं भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बताया तो कैश, गोल्ड दोनों में, पहले स्टेटमेंट में ही आपने देखा, तो ये भी भाई साहब गलत हो जाते हैं। आंसर आपका हो जाता है 1 and 3 ओनली। कहीं है? हाँ है। ठीक है, क्लियर, सेफ ना। हाँ, कभी ऑप्शन ही ना हो तो कहो सर। चलो, सीआरआर आ गया। सीआरआर इज द मिनिमम परसेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इट मस्ट मेंटेन एज रिजर्व विद द आरबीआई। या था? हाँ, यही था। एसएलआर अपने पास, सीआरआर आरबीआई के पास। ठीक है, primary purpose of CRR is to regulate inflation and ensure the availability of sufficient credit in the banking system. ठीक है, an increase in the CRR leads to a reduction in the liquidity available to the banks, thereby limiting their ability to lend in the economy. एक मिनट हट रहा हूं मैं पीछे। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, पूरी फसाद की जड़ यही है। ठीक है, ओके, देखो, an increase in CRR, CRR में इंक्रीज क्या करता है? रिडक्शन इन द लिक्विडिटी। बिल्कुल, अगर सीआरआर में क्या जाता है? इंक्रीज जाता है, तो बैंक्स को आरबीआई के पास और पैसा रखवाना पड़ेगा, तो वो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू लेंड इन द इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तो कंक्लूड करता है इन्फ्लेशन। समझ गए आप? समझ गए? ओके। सीआरआर इज एप्लीकेबल ओनली टू शेड्यूल पर, नहीं, प्राइवेट बैंक्स को भी होता है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं है। आगे आंसर हो जाएगा भाई 1 2 3। ओके, सब क्लियर हो रहा है।
ये सीरीज पूरी फॉलो कर लो, कुछ गलत नहीं करके आओगे 2025 प्री में। पॉलिटी वाली फॉलो कर ली फिर तो तुम ही ब्रह्मा बन जाओगे, और अगर हिस्ट्री वाली कर ली जो आने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बस जाएंगे तुम्हारे अंदर, मैं सही बता रहा हूं, ठीक है, कर लो। अच्छा, बैंक रेट, रेपो रेट। अब देखो बैंक रेट क्या होता है, देखो हमने देखा रेपो रेट और बैंक रेट में, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती है और शॉर्ट टर्म होते हैं। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स विदाउट सिक्योरिटीज। बेटा विदाउट, याद रखना, विदाउट जी सेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके। एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। यही फर्क है रेपो में और बैंक रेट, ओके, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, द बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नहीं, यही गलत हो गया। The repo rate is the rate at which commercial banks borrow short-term funds from RBI by selling securities with the, ये तो अभी देखा, बिल्कुल ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। The reverse repo rate is the rate at which RBI borrows fund from commercial bank by selling G-Secs with a commitment to repurchase them। अरे ठीक है, इधर आर करेक्ट क्या है, 2 and 3 only। Am I clear enough बच्चों? शेयर करो भाई मैक्सिमम। With reference to open market operations. Now what are open market operations? Open market operations बताया था आपको, आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी सिक्योरिटी सेल करनी होती है, बाय करनी होती है, वो आरबीआई करता है, वो आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इसको भी यूज करा जाता है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, ठीक। कैसे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर मान लो कल आरबीआई आया हमारे पास और बोलता है भाई मैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा हूं, ठीक है, ये बॉन्ड्स हैं, खरीदो, इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पे तुम्हें 10% का एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, ठीक। तो मैं पागल हूं जो मैं पैसा नहीं डालूंगा, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10% का रिटर्न, तो मुझे एफडी में भी कहीं नहीं मिलेगा, 8% 7% मैक्सिमम यही रहता है, ठीक। मैंने पैसा लगा दिया अपना, अब मेरा 1 लाख रुपए जो मैं क्या करता, जाके मार्केट में खर्च करता किसी ना किसी जगह, वो 1 लाख रुपए कहां चला गया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो गया। ऐसे कितनी रुपया जो होगा, कितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, और मार्केट से मनी सप्लाई स्क्वीज हो जाएगी। हो गया ना कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल कर ली, ठीक। समझ गए आप, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका उल्टा होता है, उसे लगता है क्या है, मनी सप्लाई कम हो रही है तो वो बेच देता है और पैसा दे देता है, या फिर खरीद लेता है, सॉरी बेचता नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी है, मुझसे खरीद लेगा, निमित भाई लाओ वापस लाओ जी6, तो बेचने का टाइम आ गया है, बदले मुझसे पैसा ले जाओ, ठीक है, तो पैसा मार्केट में आ जाएगा। समझ गए? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई टू रेगुलेट लिक्विडिटी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। बिल्कुल ठीक है। OMOs are used by RBI to control both शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। अब रुक जाते हैं एक सेकंड, थर्ड पॉइंट पहले पढ़ते हैं, क्यों द मेन। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ये नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको, गलत नहीं कह रहा हूं अभी, आपको ये नहीं आता, फिर भी दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ OMO इज टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। मैं मान के चल रहा हूं आपको ये भी नहीं आता है, अब देखो कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। OMOs directly affect the money supply and are important tool for RBI to implement monetary policy। ये तो आपको आता है, ठीक। अब देखो 1 और 4 तो होना ही चाहिए, मैं ये हटा दूंगा, ठीक, और मैं बस यही हटा पाऊंगा। अब 3 बाकी है मेरे पास, अब मुझे देखना है कि 2 या 3 में से कोई एक हमें आता है कि नहीं आता है। The main objective of OMO is to stabilize the exchange rate of the Indian rupee against foreign currencies। अब हमको पता है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का तो काम किसका है, आरबीआई का है, बट स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज OMO की मदद से। क्या बात कर रहे हो? नहीं, इंडियन रुपी को कैसे करते हैं फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट मैनेज? It is managed by the demand and supply of the Indian rupee, the stability of Indian rupee in the foreign market। जहां हम पढ़ेंगे फॉरेक्स, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें OMO क्या लेना देना है? एक सेंसिबल लॉजिक लगाना है, सेंसिबल लॉजिक, वाह, एक क्या करना है, लॉजिकल गेस लगाना है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आपको अगर ये नहीं भी आता, आपने एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ा है, बट दिस इज इंप्लाइड इन योर एजुकेशन, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये नहीं होगा
तीसरा जैसे ही गलत होता है ये चला जाता है। अब दूसरे पे आओ। OMOs are used by RBI to control both short term and long term interest rate in the economy. इंटरेस्ट रेट की कहां से बात आ गई, है ना? इंटरेस्ट रेट की कहां बात आ गई? गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4 ओनली। आप समझ रहे हो? ये मैंने जानबूझ के एक्सरसाइज इसलिए करवाई कि आपको ट्रस्ट करना है अपनी पढ़ाई पे, आपको ट्रस्ट करना है अपनी पढ़ाई पे, ठीक है? उसके बेसिस पे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे विद द गिवन नॉलेज दैट इज इम्प्लीकेटेड। ठीक, ओके। चलो, हर चीज आप कवर करके नहीं जा सकते हो बच्चों, ठीक है? कुछ जगह ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी नॉलेज पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऑन बैंक नेशनलाइजेशन, द फर्स्ट राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इंडिया टुक प्लेस इन 1969। बहुत फेमस एपिसोड, पता होगा, इंदिरा गांधी सरकार, ठीक है? 14 मेजर बैंक्स को प्राइवेटाइज से क्या करा गया था? नेशनलाइज कर लिया गया था। क्या पर्पस था मेन? कि रूरल क्रेडिट को बढ़ाया जा सके, है ना, सोशल इनइक्वालिटीज को कम करा जा सके, और जो बैंकिंग एक्सेस नहीं है जिन सेक्टर्स को, उनको भी, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स की कई सारी चीजें महंगी होती हैं, है ना, उनकी मिनिमम डिपॉजिट महंगे होते हैं। जैसे कि SBI का आप देखोगे मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने का 1000-2000 होगा, तो वहीं HDFC में चले जाओ तो वहां 10,000 होगा। तो गरीब आदमी क्या है, वो प्राइवेट बैंक अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है? उनकी सर्विसेज प्रीमियम होती है तो चार्जेस भी प्रीमियम होते हैं, ठीक, ओके, समझ गए आप? द सेकेंड राउंड ऑफ वाज इन 1980। ये भी ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है तो फिर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है? समझ गए आप? इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग कोई बहुत कॉन्सेप्ट की तगड़ी नहीं चाहिए, ये बेसिक फैक्ट्स हैं। आंसर नीचे थोड़ा है, मैं बढ़ाता हूं। 1, 2 and 3, ओके, क्लियर? चलिए, हो गया ना? हाँ। कंसिडर द फॉलोइंग RRBs। देखो, What are RRBs? रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक। 1975 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूं। मैं जब तैयारी की शुरुआत डेज में था अपने, में टेस्ट दे रहा था, मुझे ये पता था कि RRBs 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। ये फैक्ट मेरे को याद था, स्टेटमेंट ने पहले यही दिया था। दूसरे स्टेटमेंट दिया था कि दे आर एस्टैब्लिश अंडर द RRBs एक्ट 1976। माथा पकड़ लिया अपना मैंने कहा यार 1975, और वो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए थे, 3-4 स्टेटमेंट थे उसमें, कि जो सही आंसर बन रहा था उसमें पहला भी सही था, दूसरा भी सही था। अब मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा यार 1975 में RRB स्टैब्लिश हुए तो मैंने पढ़ा है डेफिनेटली, पर 1976 में एक्ट दिया हुआ है, ये तो मुझे नहीं है। अब क्या करूं, मैं बहुत परेशान रहा, मैं क्वेश्चन को छोड़ के आ गया, नेगेटिव मार्किंग ना मिले, ठीक है? बट द फैक्ट इज, फिर आगे मैंने चेक करा, 1975 में ही स्टैब्लिश हुआ था एक ऑर्डिनेंस के तहत, ठीक है बेटा? एक ऑर्डिनेंस लाया गया था 1975 में ही, उसके तहत इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस को आपको एक्ट में तो बदलना ही पड़ेगा, फिर वो एक्ट 1976 में पास हुआ था। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ठीक है, तो RRB एक्ट कब पास हुआ? 1976 में। लेकिन RRB की स्थापना कब हुई? 1975 में, because it was established through an ordinance which was later converted into an act by the parliament when it reassembled. Okay, समझ गए? ठीक। कौन सी कमिटी? नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की कमिटी है, बेस्ड हुआ था, पूछ लेगा क्या पर्पस होता है? टू सर्व द अंडर सर्व्ड रीजनल रूरल एरियाज जो होते हैं जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी उतनी नहीं है, वहां पे इसको सर्व करना होता है, ठीक है? ओके, इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए, ओके। हाँ, इनका स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनको क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक बैंक, स्पॉन्सर्ड बैंक, SBI हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, PNB हो सकता है, कोई भी एक स्पॉन्सर्ड बैंक जो स्पॉन्सर करेगा, उनकी स्पॉन्सर्ड बैंक, उनकी पार्टनरशिप से इसको क्या कराता है? सेटअप करा जाता है, ठीक। यूजुअली जो होता है वो क्या होता है भाई? 50, 35 और 15, ठीक है? 50 होता है किसका? 50% शेयर होता है सेंट्रल बैंक का, 35 होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का, एंड स्टेट का होता है 15। याद रखना, ये घुमाया हुआ है, ठीक है? सेंट्रल बैंक, स्पॉन्सरिंग बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट तो मतलब ठीक है। 50 किसका होता है बेटा? सेंट्रल का। 35 बैंक का ज्यादा होता है, स्टेट का 15 ही होता है, ठीक है? 50, 35, 15, या इसको आप याद करने के लिए 50, 15, 35 कर लो, सेंट्रल, स्टेट, स्पॉन्सर्ड, जैसे भी आपको आसान लगे, ठीक। RRB is established by a collaboration between central government, state government and sponsoring commercial banks to provide loans to rural areas। बिल्कुल ठीक है।
RRBs must maintain a priority sector lending target. What is priority sector lending? बेटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, हमारे जो आप बैंक्स देखते हैं उन सबको भी और आरआरबीज को स्पेशली क्या होते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि यू हैव टू लेंड टू सम स्पेसिफिक पर्पस या फिर स्पेसिफिक सेक्टर्स। देखो अगर बात आए कि आप कहाँ लेंड करना चाहते हो, अगर आप बैंक से पूछो तो बैंक्स क्या बोलेंगे, जहां से वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों लेंड करेंगे, तो वो एजुकेशन में क्यों लेंड करेंगे पैसा, तो वो एग्रीकल्चर में क्यों लेंड करेंगे पैसा, तो वो हाउसिंग में क्यों लेंड करेंगे पैसा। आप समझ रहे हो, ठीक, वो तो इंडस्ट्रीज में ही लेंड करते जाएंगे, उद्योगपतियों को ही सारा देते जाएंगे पैसा, वहां से इंटरेस्ट आएगा, बैड लोन्स भी होने का कम चांसेस है, एनपी होने के भी कम चांसेस है, इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक। इसीलिए क्या लगेगा, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स बनाए गए हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि वही, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको इतना परसेंट लेंड करना ही करना है, किसको, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। आरआरबीज के केस में इट इज नॉट 40% बट इट इज 75%, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। एम आई क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 1 and 3। आई होप पूरा समझा दिया मैंने आपको, ठीक। एक और तरीके के बैंक होते हैं, आप उसको भी समझ लो, बहुत न्यूज में थे अभी, इसलिए बता देता हूं, पेटीएम की वजह से बहुत न्यूज में थे, पेमेंट्स बैंक, ठीक है, पेमेंट्स बैंक। ये क्या होते हैं बेटा, ये एक तरीके से फिनटेक्स होते हैं, समझ लो, है ना। पेमेंट्स बैंक ये क्या करते हैं, एक कौन सी कमेटी के उस पे आए थे, नचिकेत मोर कमेटी, याद रखना, ठीक है। These are special kinds of banks which are regulated by RBI only, ठीक है, which are regulated by RBI only, but there are restrictions on their functioning। क्या restrictions हैं, ये क्रेडिट नहीं लेंड कर सकते हैं, लोन्स नहीं, मतलब वही क्रेडिट हो गया ना, अगर लोन्स दे सकते हो तो क्रेडिट कार्ड नहीं आप इशू कर सकते हो, डेबिट कार्ड करो जितना करना है ना, आप लोन्स नहीं इशू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हो, और टाइम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे कि बताया ना, टाइम डिपॉजिट्स, एफडी, आरडी, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही सब कुछ होते हैं, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज अ बिग एग्जांपल, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाबार्ड बार हम देख लो, अभी न्यूज में था रिसेंटली, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। देखो इकोनॉमी को पढ़ने का यही तरीका है, जो न्यूज में है उससे लिंक करके, करंट से लिंक करके, स्टैटिक, हाउ टू स्टडी इंडियन इकोनॉमी, मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक वीडियो बनाया था ना, उसमें देखा नहीं देखा तो जाके जरूर देखो, उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे इकोनॉमी में सब कुछ या फिर 90% ऑफ द क्वेश्चंस करंट से लिंक करके ही आते हैं, ठीक है। NABARD was established in 1982 based on the recommendations of Shiv Raman Committee। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी फैक्ट ठीक है। To promote rural development by providing financial support to agriculture, small industries and rural infrastructure, बिल्कुल ठीक है। फुल फॉर्म जरा बता दो मुझे नाबार्ड की, कमेंट सेक्शन में कौन बताएगा। NABARD is fully owned by Government of India and is responsible for supervising and regulating RRBs and cooperative banks। बिल्कुल ठीक है, RRBs का सुपरविजन नाबार्ड के पास ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। क्या हुआ, पहले आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों इसको ओन करते थे, नाबार्ड का भी यही केस है, सिडबी का भी यही केस है, एक्सिम बैंक का भी यही केस है, हाउसिंग बैंक का भी यही केस है, ध्यान से सुनना। नाबार्ड क्या करते थे, नाबार्ड को आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ओन करते थे, ठीक है। फिर एक रिकमेंडेशन आई, आरबीआई की खुद ही रिकमेंडेशन आई इंटरनल कमिटी से कि कोई भी पर्सन या फिर कोई भी बॉडी रेगुलेशन और ओनरशिप दोनों एक साथ नहीं कर सकती, ठीक है। इन सबकी रेगुलेशन कौन करता है, इन सबके रेगुलेशन आरबीआई करता है, इन सबके रेगुलेशन आरबीआई करता है। तो आरबीआई कमेटी से ये आया कि भाई बिकॉज the regulation of NABARD and Exim Bank and SIDBI Bank and Housing Bank is done by RBI, so regulator cannot be the owner. That is why RBI sold all its stock to Government of India. Now Government of India fully owns them. समझ गए इस बात को, ठीक है, ओके। NABARD provides priority sector lending to banks targeting agri, ठीक है भाई, NABARD ही priority sector lending करता है। NABARD is tasked with implementation of rural डेवलपमेंट फंड, हाँ ये ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट, ठीक है, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, छुपा हुआ है नीचे, ये देखो इधर कर दिया मैंने, आंसर हो गया डी। क्लियर, समझ गए आप, चलो ठीक है। हाँ
अच्छा, पीएसएल के बारे में अभी बताया मैंने, पीएसएल क्या होता है, ठीक है। पीएसएल टारगेट्स डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स में 20 और मोर ब्रांचेस, याद रखना ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, to allocate at least 40% of their adjusted net bank credit to sectors like agriculture, MSME and education. These are PSL sectors. Okay, ये ठीक है फैक्ट बिल्कुल। यहाँ 40% है, आरआरबी में मैंने क्या बताया था, कितना है भाई, 75% है। ओके, समझ गए आप, याद रखिएगा इस फैक्ट को। द प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड सेक्टर सच एज हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, हाउसिंग रिन्यूएबल एनर्जी भी ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट भी ठीक है, हाँ एमएसएमई भी आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, एजुकेशन भी आएगा, हाउसिंग भी आएगा। ओके क्लियर, ये भी ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट 1 and 2 बोथ। क्लियर, अब देखते हैं, अब हो गया है, एक सेकेंड बेटा, अब हो गया है क्या, थैंक यू हो गया, अच्छा ओके थैंक यू हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, पसंद आया, सीरीज चलती रहेगी, अगला लेक्चर हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। मैंने आपके लिए पॉलिटी के लिए एक पीवाईक्यू लेक्चर भी तैयार कर लिया, इसमें हम पार्लियामेंट तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं, और साथ ही हमने रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज में पार्लियामेंट तक पूरा कवर कर लिया है, जाके उसको भी देखिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, आपको हम 2025 प्रीलिम्स में अल्टीमेट तैयारी के साथ भेजेंगे, ठीक है। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करते रहो जो भी आपको लगता है, अच्छा बुरा जैसा भी, वी वेरी फील यू नो मोटिवेटेड, एंड आप जो भी कुछ ऐसे भी कमेंट करते हो ना, सर ये नहीं, ये होना चाहिए, उससे हम काफी लर्निंग भी लेते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव फन।